सुप्रभात। आज मैं आपके सामने कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक पसंद के दूसरे अध्याय दादी माँ का दूसरा भाग लेकर उपस्थित हूँ। कल के भाग में हमने पढ़ा था कि लेखक अपनी दादी माँ के विषय में याद करते हुए अपने बचपन की सभी बातें बता रहे हैं। तो जैसा कि लेखक ने कल बताया था कि वो बीमार पड़ गए थे और दादी माँ किस तरह से उनकी सेवा में लगी रहती थी। उसी क्रम में आगे दादी माँ को गांव गंवई के 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। लेखक कहते हैं कि दादी माँ को गांव के जो भी दवाएं होती थीं उन दवाओं के 50 किस्म यानी बहुत सारी किस्मों के नाम याद थे और गांव में कोई भी बीमार होता तो दादी माँ झट से उसके पास पहुंच जाती और अपना वही काम फिर से करने लगती। कौन सा काम? जो उन्होंने लेखक के बीमार होने पर किया था, यानी कि हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, है ना। और फिर वो अंदाज से बताती कि इसको भूत ने पकड़ रखा है या मलेरिया, सरसाम, निमोनिया नाम की कोई दूसरी बीमारी हुई है। गांव में लोग मानते हैं कि प्रेत बाधा होती है, यानी कि किसी पर भूत का असर होता है। चूँकि गांव में अनपढ़ लोग ज़्यादा होते हैं तो इस तरह का माहौल वहाँ होता है। तो दादी माँ भी इसी तरह देखकर बताती थी कि कहीं इस पर कोई प्रेत बाधा तो नहीं है, यानी किसी भूत का साया तो नहीं है, या फिर इसे कोई बीमारी हुई है। ठीक है। तो महामारी और विसूचिका के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप। जब गांव में महामारी फैल गई थी, काफ़ी समय पहले की ये बात है, हमारे देश में प्लेग और हैजा नाम की बीमारियां जिन्होंने महामारी का रूप ले लिया था। जिस तरह से आज कोरोना को महामारी माना जा रहा है, ठीक उसी तरह। तो उस महामारी के समय दादी माँ रोज़ सुबह स्नान करती और जो वो जल भगवान को देती थी उसमें लौंग और गुड़ मिला हुआ होता था। साथ ही वो धूप करती थीं। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती, है ना। लेखक का कहना है कि दादी माँ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती थी। वो बिल्कुल भी ये पसंद नहीं करती थी कि रोगी के आसपास थोड़ी सी भी गंदगी हो। वो चादरों को और गिलाफ यानी हम कह सकते हैं रजाई के कवर, तो उनको वो रोज़ बदलवाती थी और मिश्री या शहद कभी भी ख़त्म नहीं होने देती थी। रोगी के पास वो रखे रहती थी। दवा देने में भी देर करना उन्हें पसंद नहीं था। लेखक कहते हैं कि बुखार तो मुझे अब भी आता है, यानी मैं अब भी बीमार पड़ता हूँ और बीमार पड़ने पर नौकर पानी भी दे जाता है। मेष महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू यानी कि साबूदाना भी दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी भी देख लेते हैं, यानी कि पल्स रेट चेक करते हैं। और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, यानी कड़वी दवाइयों की डर से लेखक का बुखार उतर भी जाता है। पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। यानी लेखक कहता है कि अब मुझे बीमार पड़ने का मन ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दादी माँ वाली सेवा भावना अब रह नहीं गई है किसी में। आगे की पंक्तियाँ हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, जैसे कि सारा घर उन्होंने सिर पर उठा लिया हो, है ना। तो लेखक के घर में उनके भाई की शादी ठीक होती है और दादी माँ की व्यस्तता बढ़ जाती है। दादी माँ बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाती हैं और जब पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती और फिर क्या कहती, बहन बुरा ना मानना, काज परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। तो दादी माँ पड़ोसनों से ये सुनाती कि क्या करूँ, मैं बहुत आजकल व्यस्त हूँ, अगर मैं कोई काम ना करूँ तो घर का कोई भी काम नहीं होगा। जबकि सभी ये जानते थे कि दादी माँ कुछ भी करती नहीं, है ना। क्योंकि घर के जो बड़े बूढ़े होते हैं वो
काम कम करते हैं और काम करने का निर्देश ज़्यादा देते हैं और उनके इस निर्देश के हिसाब से ही घर के सभी काम होते रहते हैं। इससे बड़े बूढ़ों को लगता ये है कि सारे काम वो खुद ही कर रहे हैं और ऐसा लगना भी चाहिए ताकि उनको अपना महत्व पता चलता रहे। तो दादी माँ कहती हैं कि मैं मतलब घर का सारा बोझ मैंने ही उठा रखा है, सभी काम मैं ही करती हूँ। असल में ऐसा होता नहीं था। आगे, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। लेखा का कहना है कि अगर दादी माँ किसी काम के बीच गैर हाजिर हो जाएं, एब्सेंट हो जाएं, तो उस काम को करने में देर हो जाती थी। इसलिए दादी माँ का रहना बहुत ज़रूरी था। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन मैं दोपहर को घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। लेखक का कहना है कि शादी ब्याह के समय में ही एक दिन की बात है कि मैं दोपहर में जब घर लौटा तो देखा कि बाहरी निकसार यानी निकलने का जो रास्ता होता है घर से बाहर निकलने का, उसे हम गांव की भाषा में निकसार कहते हैं। तो उस निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी यानी गुस्सा हो रही थी। क्यों? देखा पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। सोना होगा, मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंखों में तो शर्म है ही नहीं। मांगने के समय आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी। अब आजकल करने लगी है कि फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दोबारा फसल कटेगी? तो दादी माँ किसी रामी की चाची पर गुस्सा हो रही थी। गांव में औरतों के अपने नाम से उनको नहीं बुलाया जाता। वो या तो किसी की माँ होती हैं या पत्नी होती हैं या चाची होती हैं, इस तरह से ही उनको संबोधित किया जाता है। तो यहाँ भी कोई औरत थी जिसे लेखक रामी की चाची के नाम से संबोधित कर रहा है। तो रामी की चाची ने दादी माँ से कभी पैसे लिए थे और सूद के साथ लिए थे। सूद यानी कि ब्याज, इंटरेस्ट। और अब वो पैसे लौटा नहीं रही थी तो दादी माँ उस पर बिगड़ रही थी और कह रही थी कि जब तू पैसे मांगने आई थी तब तो बहुत पैरों पर गिर रही थी कि फसल कटेगी तो मैं आपके रुपए सूद समेत लौटा दूंगी, और अब कह रही है कि अभी नहीं लौटाऊंगी, अगली फसल में दूंगी। तो दादी माँ इसीलिए बिगड़ रही थी कि अब क्या तेरे लिए फसल दोबारा कटेगी। तो इस तरह इसमें लेखक ने अपनी दादी माँ के साफ सफाई के महत्व को जानने के बारे में और घर के कामकाज में एकदम सक्रिय भागीदारी निभाने के और साथ ही लेन देन के मामले में एकदम कड़क होने वाली सारी विशेषताओं की बात की है। अब इस पठित अंश के कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे विसूचिका यानी हैजा, जलधार यानी पानी की धारा, तिताई यानी तीखापन, कार परोजन यानी काम या उत्सव, विलंब अर्थात देर, निकसार यानी बाहर निकलने का रास्ता, सूद यानी ब्याज या इंटरेस्ट। इसके अगले हिस्से को हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे और तब तक आप इस पठित अंश को आप खुद से पढ़ें और अगर कोई और कठिन शब्द इसमें आपको प्रतीत हो तो आप उसे लिखकर उसका अर्थ ढूंढने का प्रयास करें। तो अगले भाग के साथ हम कल फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।